Hi, welcome back. Now let's start talking about a coordination compound. Before directly going for the topic coordination compound, let's understand a fact that actually we are talking about a type of compound called addition compounds. Okay, एडिशन कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. Okay, so first we have to understand what are addition compound, then we'll talk about double salt, then we will come to the coordination compound, and then we will talk about bonding, structure, geometry, and all the other aspects of coordination compound. Okay, तो आज के फर्स्ट सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा what are addition compound, what are double salt, and what are coordination compound. We will just define them and try to understand them. Okay, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो हिस्ट्री है, दीज आर वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कंपाउंड्स. मतलब जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ था प्रॉपरली, राइट, हम क्या बोलते हैं लेवोजियर के बाद से सब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में, राइट. ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, जब हमें कुछ नहीं पता था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग का तो खैर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता था. ठीक है, इवन वी वर नॉट बीइंग एबल टू क्लासिफाई the elements into metals and non metals. वो भी क्लासिफिकेशन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ था. अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, राइट. लेवोजियर एंड प्री लेवोजियर एरा की बात कर रहे हैं. तब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया गया बाय द बर्लिन कलर मेकर डिस्पैच इन 1704. उसके बाद 1753 में मैक्वेर ने उसी कंपाउंड में एल्कली बेस को मिक्स किया. एल्कली और बेस को मिक्स करके एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ओके, उसके बाद 1799 में टेसार्ट ने एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनाया बाय मिक्सिंग कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया. तो देयर वर सम वेरी अर्ली नोन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट नथिंग मच वाज नोन अबाउट दैट कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कौन डेराइव करता है. तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन तो बहुत पहले हो गया था. ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, इनमें स्पेशल कलर्स होते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली दीज कंपाउंड्स आर, दैट वी केम टू नो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक, ऑलमोस्ट 200 साल तक हमें इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रीज और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट. लेट्स कम टू द ईच पॉइंट वन बाय वन. सबसे पहले एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. देखो हम दो स्टेबल कंपाउंड्स लेते हैं, उनके एक्वियस सॉल्यूशंस बनाते हैं और उन एक्वियस सॉल्यूशंस को साथ में मिक्स कर देते हैं. मिक्स करके उनको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, उनका वाटर वापस इवेपोरेट करते हैं. समटाइम्स इट हैपेंस दैट when we do this when we do such experiment, we get a new type of crystal. Does it happen every time? कभी भी होता है क्या ऐसा? तो आप खुद ट्राई करके देख लो. आपके घर में दो बहुत कॉमन क्रिस्टल्स हैं, आपके पास शुगर है और आपके पास कॉमन सॉल्ट है. दोनों ही क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, दोनों में पार्टिकल का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो एक काम करना, एक ग्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना, बहुत थोड़ा सोडियम क्लोराइड का, कॉमन सॉल्ट का, और दूसरे में एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना शुगर का. ठीक है, फिर दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके जस्ट अलाउ इट टू इवेपोरेट. Okay, just leave it, and after few days when it is whole water has dried up, whole water has evaporated, then you check, have you got any new crystal. How would you check you have got new crystal? क्योंकि ये घर के सेफ कंपाउंड है, तो हम इनको टेस्ट करके देख सकते हैं. नॉर्मली लैब में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, बट यस हमें तो पता है कि हमने क्या मिक्स किया है, तो हम इनको टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं. ठीक है, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना और केयरफुली एक ही क्रिस्टल उठा के उसको टेस्ट करना. Will you get some new taste, new appearance, something new? No, right? You will not get anything new. वो जो precisely magnifying glass से देख के, forceps के थ्रू आपने बहुत carefully एक क्रिस्टल उठा के अगर टेस्ट किया,
तो इधर इट विल टेस्ट सॉल्टी और इट विल टेस्ट स्वीट। आप कोई नया कंपोजिशन, कोई नया टेस्ट डेवलप नहीं करते हो। आपको पता चलेगा अगर आपने 2-3 क्रिस्टल भी उठा लिए और टेस्ट कर लिए तो आपको सॉल्ट का अलग से टेस्ट आ जाएगा और शुगर का टेस्ट आपको अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने शुगर क्रिस्टल और सॉल्ट क्रिस्टल्स को जब साथ में क्रिस्टलाइज किया तो कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट समटाइम्स इट हैपेंस that when you mix two stable compounds together, a new type of crystal are formed that is called as addition compound. And then addition compounds are further classified into two categories, that is double salt and the complex compound. तो आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं sometimes, not always, in some specific conditions, right, for some specific compounds rather I should say, not conditions, जब हम दो कंपाउंड्स को, दो स्टेबल कंपाउंड को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज करते हैं, कंपाउंड ए भी स्टेबल है, कंपाउंड बी भी स्टेबल है, और दोनों को साथ में मिक्स करके जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमें नए टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं, राइट। और ये क्रिस्टल्स डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं। दैट इज एडिशन कंपाउंड, राइट। तो स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करके नए टाइप का कंपाउंड बना, वी विल कॉल इट एज एडिशन कंपाउंड। अब आगे चलते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है। पहले एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल देख लो। मैंने क्या किया, एज आई एक्सप्लेन यू सिंपली, पोटेशियम क्लोराइड स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वियस सॉल्यूशन। दोनों को साथ में इवेपोरेट किया तो हमें एक नए टाइप का क्रिस्टल मिल गया। इसकी अपीयरेंस और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड है, इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस और स्ट्रक्चर पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कंपैरिजन में डिफरेंट थी। इसका मतलब हमने एक नया कंपाउंड बना लिया, राइट। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे इट इज एन एडिशन कंपाउंड। सिमिलरली मैंने पोटेशियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन लिया, एंड आई जस्ट अलाउ देम टू इवेपोरेट एंड क्रिस्टलाइज। वाटर इवेपोरेट होने के साथ जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं तो हमें एक नए टाइप का क्रिस्टल मिला जिसकी अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से डिफरेंट है। आई विल से दिस इज एन एडिशन कंपाउंड। Similarly, I took ferrous sulfate and ammonium sulfate aqueous solutions, right? Potassium, ferrous sulfate and ammonium sulfate aqueous solution, and allow them to recrystallize together. We got a new type of crystal. फॉर्मूला आपको याद रखने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जिस प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हो वही फॉर्मूला हो जाएगा। FeSO4.NH4 twice SO4.6H2, राइट। तो ये जो नए टाइप के क्रिस्टल बने हम इनको कहेंगे एडिशन कंपाउंड्स। ओके, जब मैंने शुगर और सॉल्ट को साथ में ऐसा करने का ट्राई किया था तो वो साथ में क्रिस्टलाइज नहीं हुए थे, अगेन दे वर क्रिस्टलाइजिंग सेपरेटली, पर यहां पे क्या हो रहा है, दे आर क्रिस्टलाइजिंग टुगेदर। पोटेशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, इनको हमने 4:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो एक नए टाइप का क्रिस्टल बन गया, एंड दिस क्रिस्टल विल बी कॉल्ड एज एन एडिशन कंपाउंड। कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, जब दोनों को हमने 1:4 के प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो एक नए टाइप का क्रिस्टल बन गया विच इज कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब आप कोई दो स्टेबल कंपाउंड्स के एक्वियस सॉल्यूशन को साथ में क्रिस्टलाइज करते हो और उसके बाद एक नए टाइप का क्रिस्टल बनता है तो उस नए टाइप के क्रिस्टल को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। और एडिशन कंपाउंड दो कैटेगरीज के होते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। अब दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फॉर्मूला, कार्नेलाइट, एलम एंड मोर सॉल्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्नेलाइट, एलम एंड मोर सॉल्ट। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद रख लेना, इट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कई क्वेश्चंस में इनको
डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेस करना पड़ेगा, और डायरेक्टली दे विल बी यूजिंग द नेम, राइट, मे नॉट गिव द फॉर्मूला। तो प्लीज ये 3 फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना, काम आएंगे आगे जाके। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? मैंने एक एडिशन कंपाउंड बनाया। कैसे बनाया? I took potassium chloride, stable compound, it's aqueous solution. I took magnesium chloride, aqueous solution. I crystallized together, I mixed them and crystallized together, I got a new type of crystal. I call them an addition compound. Solid state में वो एक अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया, उसको फिर से वाटर में डिसॉल्व कर दिया। मैंने लिया पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन एंड अलाउड देम टू क्रिस्टलाइज टुगेदर। तो हमें एक नए टाइप का क्रिस्टल मिल गया, और ये क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टी शो कर रहा है डिफरेंट फ्रॉम दीज टू क्रिस्टल्स। तो हम इसको एक नए कंपाउंड का नाम दे रहे हैं एडिशन कंपाउंड। फिर जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया फिर से, तो चेक किया कि इट हैज लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज। Now it is not showing some specific new categories, it is showing the properties of potassium ion, it is showing the properties of chloride ion, it is showing the properties of magnesium ions। मतलब ये अपने constituents की properties वापस show करने लग गया as it is। इसका मतलब ये एडिशन कंपाउंड सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, या सॉलिड स्टेट में ही ये स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है। डिसॉल्विंग इन एक्वियस सॉल्यूशन इट विल अगेन लूज इट्स प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे डबल सॉल्ट। तो एक बार डेफिनेशन देख लो, फिर दोबारा समझाता हूं मैं आपको और एग्जांपल्स के साथ में। द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करना है, ठीक है। तो सभी केमिकल लॉस को फॉलो करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइनिंग टू और मोर सॉल्ट्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पोटेशियम क्लोराइड का भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एंड दे मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सॉल्ट, राइट। लेकिन जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं कार्नेलाइट को, तो ये वापस पोटेशियम की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, क्लोराइड की शो करने लगता है, मैग्नीशियम की शो करने लगता है। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज कर देते हैं। द एडिशन कंपाउंड्स व्हिच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, कार्नेलाइट सॉलिड स्टेट में एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, but are broken down into individual constituents when dissolved in water or any suitable solvent। मतलब potassium sulfate has some specific properties, it is a stable compound। Aluminium sulfate has some specific property, right, it will show the properties of aluminium ion and the sulfate ion, this will show the properties of potassium ion and the sulfate ion, okay। And I took their aqueous solution and mixed them together and I recrystallized them, so I get a new type of compound which shows the properties different from potassium sulfate and aluminium sulfate। इसकी जो properties है solid state में, वो potassium sulfate और aluminium sulfate से different होती है, इसलिए ये एक addition compound है। अब जैसे इस addition compound को मैं water में dissolve करता हूँ, it loses the properties of alum, rather it shows the properties of its constituent, like it will show the presence of potassium, it will show the presence of aluminium, it will show the presence of sulfate। मतलब ये पूरा कंपाउंड वापस अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, राइट। so this is called as double salt। same is here, मोर सॉल्ट में भी फेरस सल्फेट एक स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वेस सॉल्यूशन लिया, अमोनियम सल्फेट एक स्टेबल कंपाउंड है, इसका एक्वेस सॉल्यूशन लिया, दोनों को साथ में मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज किया। जब दोनों को मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज किया तो हमें एक नए टाइप का क्रिस्टल मिला, जिसकी अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से डिफरेंट थी। तो हमने उसको कहा कि ये एक एडिशन कंपाउंड है। लेकिन जब इस एडिशन कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने कंपोनेंट्स में वापस ब्रेक हो गया, और अपने कंपोनेंट्स में वापस ब्रेक हो गया तो मैं इसे कहूंगा
ये एडिशन कंपाउंड की फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। देखो डबल सॉल्ट में एक्चुअली क्या हुआ होगा, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, मैं वो आपको वो समझा, ठीक है। ये नए क्रिस्टल बनने का मतलब क्या है? देखो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोराइड ने एफसीसी अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, क्लोराइड ने क्या बनाया? एफसीसी अरेंजमेंट, और पोटेशियम ने उनके अंदर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो दैट इज हाउ यू हैव गॉट द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्रिस्टल कौन बना रहा है? क्लोराइड। कैविटी को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? ओनली पोटेशियम। यहां पे क्या हो रहा है? क्लोराइड इज फॉर्मिंग द क्रिस्टल, अगेन एफसीसी, बट दिस टाइम मैग्नीशियम इज ऑक्यूपाइंग द कैविटीज। तो ये एक दूसरे टाइप का क्रिस्टल बन गया, जिसमें क्लोराइड के क्रिस्टल में मैग्नीशियम है और फर्स्ट वाले में क्लोराइड के क्रिस्टल में पोटेशियम है। So they are behaving like two different crystals. Then I dissolve them in water. पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्रिस्टल ब्रेक हो गया। पोटेशियम आयंस गॉट फ्री, क्लोराइड आयंस गॉट फ्री, मैग्नीशियम आयन गॉट फ्री, क्लोराइड आयंस गॉट फ्री, सब फ्री हो गए। फिर हमने उनको मिक्स कर दिया और रिक्रिस्टलाइज किया। फिर से क्लोराइड ने क्रिस्टल बनाया, राइट? टोटल क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड से आने वाले क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड से आने वाले क्लोराइड, क्लोराइड तो क्लोराइड है, कहीं से भी आए, तो सभी क्लोराइड्स ने मिलकर एक वापस क्रिस्टल बनाया, बड़ा क्रिस्टल बनाया, और उसकी कैविटी में कहीं पे पोटेशियम है, कहीं पे मैग्नीशियम है। समझ में आया? पहले क्या था? KCl में क्लोराइड के क्रिस्टल में ओनली पोटेशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड के क्रिस्टल में ओनली मैग्नीशियम, दैट इज MgCl2। नाउ in the new condition, crystal is being formed by chloride, but cavities are being occupied by somewhere by the potassium and some places by magnesium। तो सॉलिड स्टेट में उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई। समझ में आया? अब क्या हुआ? इसको हमने बोल दिया एडिशन कंपाउंड। अब जब मैं इस एडिशन कंपाउंड को फिर से वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो ये एडिशन कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में वापस ब्रेक हो जाता है। क्लोराइड का क्रिस्टल वापस ब्रेक हो जाता है, मतलब पोटेशियम विल बिकम फ्री, magnesium will become free, chloride will become free, so it will show the properties of potassium ion also, it will show the properties of magnesium ion also, it will show the properties of chloride ion also। तो ये एक नए कंपाउंड की तरह तभी बिहेव करेगा जब सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे, क्रिस्टल ब्रेक होगा, तो वापस ही अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, एंड इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, तो एक पूरे डिस्कशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि जब आप डबल सॉल्ट बनाते हो तो बॉन्डिंग के टाइप में कोई डिफरेंस नहीं आता है। पोटेशियम और क्लोराइड के बीच में पहले आयोनिक बॉन्ड था, मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड था, मिक्स करके नया क्रिस्टल बनाया, तब भी दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड ही था। तो बॉन्डिंग हैज नॉट चेंज, द क्रिस्टल अरेंजमेंट हैज चेंज्ड। So that's about the double salt। Okay, थोड़ा सा और डबल सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। उसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मैंने लिया पोटेशियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन और मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज किया। इन दोनों को मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज किया तो मुझे नया क्रिस्टल मिला एलम का। इसकी अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से डिफरेंट हैं इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? तो मुझे ये एक नया क्रिस्टल मिल गया, मैंने इसको कहा कि ये एक एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड है, डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है उस पर अभी कमेंट नहीं करूंगा। फिर हमने क्या किया, एलम को वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें पिक्रिक एसिड ऐड किया। क्या होता है पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड क्या होता है?
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो हमने पिक्रिक एसिड को मिक्स किया तो येलो कलर आ गया, येलो कलर आ गया। दिस इज द टेस्ट फॉर पोटेशियम आयंस। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज मत हो, शॉर्ट में देखो। मैंने लिया पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2 यानी एलम लिया मैंने। फिर एलम का मैंने एक्वियस सॉल्यूशन बना दिया। फिर उस एक्वियस सॉल्यूशन को 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर एक टेस्ट ट्यूब में मैंने पिक्रिक एसिड ऐड किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और तीसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने बेरियम क्लोराइड ऐड किया। पिक्रिक एसिड ऐड करने के बाद मुझे येलो कलर मिला। येलो कलर मिला मतलब टेस्ट फॉर पोटेशियम इज पॉजिटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे जिलेटिनस व्हाइट स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिला, इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया मतलब एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेजेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एलम ने एक व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाया which confirms that aluminium hydroxide is formed. That means aluminium ions are present. Clear? बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि मैंने बेरियम ऐड किया और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया। मैंने क्या ऐड किया? बेरियम क्लोराइड, और प्रेसिपिटेट किसका बना? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब सल्फेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो एलम को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करके इंडिविजुअली चेक करता हूं तो इट इज शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम ऑल्सो, it is showing the properties of aluminium also, it is showing the properties of sulfate also. इसका मतलब it is showing the properties of its component. Now it is not behaving like any special compound anymore. Solid state में ये शो कर रहा था, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक डबल सॉल्ट है, राइट? ये कंसेप्ट, ये बात स्पेशल क्यों है, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो दिस थिंग विल बिकम मोर क्लियर। तो एडिशन कंपाउंड का सेकंड टाइप, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक बार डेफिनेशन देख लो, आप रीड कर लो, तो मैं आपको फिर आगे प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। देखो, द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहां तक की डेफिनेशन डबल सॉल्ट और एडिशन, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सेम है। दोनों हम बनाते हैं थ्रू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों को हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन इट शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन एक बार मिक्स करके क्रिस्टलाइज कर दिया तो अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में भी शो नहीं करेगा, सॉल्यूशन में भी शो नहीं करेगा। इट विल हैव सम न्यू प्रॉपर्टीज नाउ, राइट? So for example, the addition compound in which some constituent ions or molecule lose their identity. When they are dissolved in water, they do not break completely into constituents. Is called coordination compound. Example से समझो, ये पोटेशियम, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, और इसमें आप कॉपर आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी टेस्ट लगाओ, कॉपर +2 का टेस्ट पॉजिटिव आता है, बिकॉज कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट फॉर्म्स कॉपर +2 आयन एंड सल्फेट आयंस। ओके, तो मैंने जब इसको वाटर में डिसॉल्व करके लिया तो एक्चुअली आई हैव टेकन कॉपर +2 एंड SO4-2। अब इस सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं अमोनिया, तो हमें एक नए टाइप का क्रिस्टल मिलता है। इसकी अपीयरेंस और इसकी प्रॉपर्टीज कॉपर सल्फेट से डिफरेंट थी। ओके, चलो अच्छी बात है। अब हमने
इसको नाम दे दिया एडिशन कंपाउंड। फिर से इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, अगेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर। फिर से जब इसको वाटर में डिसॉल्व करके हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, टेस्ट फॉर कॉपर +2 आयन इज नेगेटिव। ये एडिशन कंपाउंड में क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में तो ये अलग प्रॉपर्टी शो कर ही रहा था लाइक नॉर्मल डबल सॉल्ट, लेकिन इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इट इज नॉट ब्रेकिंग इनटू इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स again it is not forming copper +2 ion. That means it is behaving like a new compound in solid state as well as in solution. So I will call it as a coordination compound, a complex compound. Same thing is applicable here also. Ferrous sulfate के solution में if you apply the test for ferrous ions, it will be positive. Ferrous cyanide, sorry. फेरस साइनाइड में अगर आप इसको एक्वियस सॉल्यूशन बना के इफ यू अप्लाई द टेस्ट फॉर फेरस आयंस, इट इज पॉजिटिव, देन आई मिक्स इट विद पोटेशियम साइनाइड, okay, so I get a new type of complex, like I can show it like 4KCN FeCN twice, एक नए टाइप का क्रिस्टल बन जाता है। अब इस क्रिस्टल को हम फिर से वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर फेरस आयन का टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट इज फाउंड नेगेटिव, इट डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ Fe+2। कहां गया Fe+2? Even if I apply the test for cyanide, the test for cyanide comes negative. Cyanide कहां गया? मतलब it is not breaking into its original constituents again. Exactly same constituents में पहले break नहीं हो रहा है, right? So इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड को हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड की कैटेगरी 2। ये एडिशन कंपाउंड की फर्स्ट कैटेगरी थी। जब इसको मैं डिसॉल्व करता हूं तो ये अपने एग्जैक्ट ओल्ड कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट में। लेकिन ये वाला जो एडिशन कंपाउंड है, ये एग्जैक्टली अपने ओल्ड कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सॉल्यूशन आर डिफरेंट देन देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ copper sulfate 0.4 NH3 are dissolved in water, there is hardly any evidence for the presence of copper +2 ions or ammonia molecule. इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो टेस्ट फॉर कॉपर +2 भी नेगेटिव आता है और टेस्ट फॉर अमोनिया भी नेगेटिव आता है। इसका मतलब दे आर नॉट ब्रेकिंग इनटू देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद दिस न्यू आयन इज फर्निश्ड, एक ऐसा नया आयन बना जिसमें कॉपर और अमोनिया एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। दैट्स द बिगेस्ट कैच। मैंने आपको डबल सॉल्ट जब पढ़ाए थे तो एक बात बताई थी कि डबल सॉल्ट जब बनते हैं तो बॉन्डिंग का टाइप चेंज नहीं होता, क्रिस्टल का टाइप चेंज हो जाता है। क्लोराइड के क्रिस्टल में ओनली पोटेशियम, क्लोराइड के क्रिस्टल में ओनली मैग्नीशियम, और जब कार्नेलाइट बना तो क्लोराइड के क्रिस्टल में एट फ्यू प्लेसेस पोटेशियम, एट अ फ्यू प्लेसेस मैग्नीशियम। लेकिन बॉन्डिंग चेंज नहीं हुई इन केस ऑफ डबल सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड में ऐसा क्या हुआ कि वापस वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं हो रहा है। नया ये हुआ कि अब जो आयंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने मिक्स किए थे, उनके बीच की बॉन्डिंग बदल गई। ठीक है, क्यों बदल गई, कैसे बदल गई, वो डिस्कशन बाद में करूंगा। फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पोटेशियम और सल्फेट के बीच में आयोनिक बॉन्ड है और अमोनिया एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अमोनिया के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं तो एक नए टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है,
कॉपर प्लस 2 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगता है, नए टाइप की बॉन्डिंग हो गई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। इसलिए जब आप इस कॉम्प्लेक्स को फिर से वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको कॉपर प्लस 2 आयंस फ्री नहीं मिलेंगे, अमोनिया फ्री नहीं मिलेंगे, राइट। तो टेस्ट फॉर कॉपर प्लस 2 नेगेटिव आएगा, टेस्ट फॉर अमोनिया नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, आगे देखो। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड, जब ये वाला इन दोनों को मिक्स करके जब क्रिस्टल बनाया, दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर फेरस आयन, इट डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर साइनाइड आयन। क्यों? क्योंकि फेरस और साइनाइड के बीच में यहां था आयोनिक बॉन्ड, पोटेशियम और साइनाइड के बीच में यहां पे था आयोनिक बॉन्ड। अब क्या हुआ, जब हमने दोनों को साथ में क्रिस्टलाइज किया तो फेरस और साइनाइड के बीच में बन गए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां से 4 साइनाइड और यहां से 2 साइनाइड, सभी 6 साइनाइड ने मिलकर फेरस के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। तो अब टेस्ट फॉर साइनाइड एंड टेस्ट फॉर फेरस आर कमिंग नेगेटिव, राइट। तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट का डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्नेलाइट का डिस्कशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर सॉल्ट का डिस्कशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एलम का डिस्कशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां बॉन्डिंग का टाइप चेंज नहीं हो रहा है और सॉल्यूशन के अंदर वो कोई नई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू दैट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इस तरह के जो एग्जांपल्स, हम ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इनमें बॉन्डिंग का टाइप बदल रहा है। जो सॉल्ट मैंने लिए थे उनमें आयोनिक बॉन्ड था और जो नया सॉल्ट बना उनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट था, राइट। So that is the reason this topic of discussion becomes most important, right? अब डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एग्जाम के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, असर्शन रीजन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों एडिशन कंपाउंड्स के ही दो टाइप हैं। दोनों ही केसेस में हमने दो स्टेबल कंपाउंड्स को या तीन स्टेबल कंपाउंड्स को या चार स्टेबल कंपाउंड्स को के सॉल्यूशंस को साथ में क्रिस्टलाइज किया, तो हमें जो कंपाउंड मिले बने एडिशन कंपाउंड। कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। और कुछ एडिशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका सॉलिड स्टेट में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और एक्वियस सॉल्यूशन में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। द आयंस प्रेजेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, राइट। इसका मतलब सॉल्यूशन में दे लूज आइडेंटिटी, दे डू नॉट लूज आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, राइट। इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड एंड नॉर्मल कोवेलेंसी। नॉर्मल वैलेंसी मतलब जब मैंने कार्नेलाइट बनाया, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.6H2O, तो यहां पे पोटेशियम का वैलेंसी, क्लोराइड का वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी, क्लोराइड का वैलेंसी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दे आर शोइंग देयर नॉर्मल कोवेलेंसी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, देखो जब कॉपर सल्फेट लिया था तो कॉपर का आयनिक वैलेंसी था 2+2, राइट। जब मैंने इसको अमोनिया के साथ मिक्स किया तो इसने अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर लिया और 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना दिए। तो इट कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल आयन इज सराउंडेड बाय a positively charged ion or a neutral molecule other than its normal covalency, right?
Point of attraction which metal ion is usually either 4 or 6. This number is called as coordination number. तो शॉर्ट में इतना याद रखो कि coordinate covalent bond is present. This part of discussion need not to be written in exam. हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जब इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो मोस्ट कॉमनली या तो 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे या 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, मतलब इसकी कोवेलेंसी चेंज हो जाएगी. So this is everything about the double salt and the complex compound introduction. In the next section, we will talk about only and only, now onwards, we will talk only and only about the complex compound. और नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियोरी.